सेशन में हमने ये डिस्कस किया कि एक्टिविटी क्या होती है और एक्टिविटी की लाइफ साइकिल क्या होती है ना। तो हमें एटलीस्ट ये समझ में आ गया एक्टिविटी का मीनिंग क्या है, एक्टिविटी की साइकिल क्या है ना। ये चीज़ तो हमें समझ में आ गया, एक्टिविटी की लाइफ साइकिल वगैरह क्या होता है ना। तो ये हमारे पास जावा है और यहाँ ड्राइबल है, लेआउट है, मैप है, इतनी सारी चीज़ें हैं अलग अलग। ठीक, ये सब समझ में आ रहा है भाई। तो देखिए अब इसमें किसका क्या रोल है आप देखते चले जाओगे आगे, है ना। आप आगे पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। लेकिन मैंने आपसे शुरुआत कहाँ से करी थी? मैंने आपसे शुरुआत यही करी थी कि भाई आपको सीधे दो चीज़ें को बताना है मुझे। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, एप्लीकेशन जब आप बनाते हो ना तो 3-4 चीज़ें आती है। एक मैनिफेस्ट आता है, एक जावा आता है, रिसोर्स आता है, ग्रेडल आता है। तो चीज़ें बहुत सारी हैं, लेकिन आप जिस चीज़ का धीरे-धीरे यूज़ करोगे ना, उसी पर्टिकुलर चीज़ पे आप बने रहिएगा, अपना आपको समझ में आता रहेगा किसका क्या रोल है, किसका क्या यूज़ है, समझ रहे हो आप? तो देखिए यहाँ पे मैनिफेस्ट और बाकी सारी चीज़ें, किसी भी चीज़ के बारे में मैंने आपको बता रहा हूँ, मैं सीधे आपको एक्टिविटी क्लास में लेके जाता हूँ, ठीक है? अच्छा, अगर हमारे पास मल्टीपल एक्टिविटीज़ हैं तो कौन सी एक्टिविटी पहले चलेगी? मैनिफेस्ट में जिसकी एंट्री पहले होगी, ठीक है? जैसे मान लीजिए कि हमारी ये नेक्स्ट एक्टिविटी है और एक मेन एक्टिविटी है, तो जिस एंट्री तो सबकी है। जब मान लो किसी की एंट्री नहीं करोगे तो क्या होगा? ये क्वेश्चन इंटरव्यू का है कि अगर मान लो कि किसी एक्टिविटी को आपने बनाया, इसकी एंट्री मैनिफेस्ट में नहीं है, क्या वो चल जाएगी? नहीं, वहां पे एक एक्सेप्शन आ जाएगी, एक्टिविटी नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो एक्टिविटी नॉट फाउंड एक्सेप्शन यही बताता है कि मैनिफेस्ट में उस एक्टिविटी की एंट्री नहीं हुई है, ठीक है। अभी आप देखिए, तो जो नेक्स्ट एक्टिविटी है, उस नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ इंटेंट फिल्टर लगा हुआ है, तो जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो पहले चलेगी। ये एक्टिविटी कॉल होगी, है ना। इसका लाइफ साइकिल चलेगा, समझ रहे हो? लाइफ साइकिल मेथड कॉल होगा, ठीक है। बाकी लाइफ साइकिल के मेथड्स की हमें जरूरत नहीं है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि इसमें क्या करना है, हटा दीजिए। लेकिन इसका जो ऑन क्रिएट मेथड होता है ये सबसे पहले चलता है। तो इस ऑन क्रिएट मेथड के चलते ही और इस क्लास के चलते ही, है ना, मतलब हमारा एंड्रॉयड का रन टाइम कहीं ना कहीं एक एंड्रॉयड की एप्लीकेशन को चलाने के लिए मैनिफेस्ट का सहारा लेता है। मैनिफेस्ट से हमारी जावा क्लास कॉल होती है और जावा क्लास के अंदर लिखा होता है एक मेथड, एक्टिविटी क्लास का एक मेथड है सेट कंटेंट व्यू। तो ये सेट कंटेंट व्यू मेथड क्या करता है? इस मेथड में, मतलब इस मेथड का काम है किसी कंटेंट को किसी एक्टिविटी क्लास में दिखाना, ठीक है। अगर आप कोई स्टैटिक रिसोर्स, यानी कि आप एक्टिविटी का डिजाइनिंग अगर डिक्लेरेटिव अप्रोच से कर रहे हो, प्रोग्रामेटिक अप्रोच से नहीं कर रहे हो, तो सेट कंटेंट व्यू मेथड चलाना जरूरी है। आप चाहो तो आप सेट कंटेंट व्यू को कमेंट कर दीजिए और इसी क्लास के इसी ऑन क्रिएट मेथड में आप कोडिंग करिए, जिससे आपका पूरा लेआउट डिजाइन हो जाएगा कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कोडिंग से। जैसे जावा में बटन, लेबल, टेक्स्ट फील्ड, चेकबॉक्स, ये सब क्लासेस होती हैं, पता ही होगा आपको। वैसे ही एंड्रॉयड में भी क्लासेस हैं, बस और कुछ नहीं है। क्लासेस बनी बनाई हैं, बटन नाम की क्लास, लेबल नाम की क्लास, टेक्स्ट फील्ड नाम की क्लास, चेकबॉक्स नाम की क्लास। क्लासेस को यूज करना डायरेक्टली, और कंसेप्ट वही है। आप जब तक फ्रेम नहीं बना लेते हो, फ्रेम को विजिबल नहीं कर लेते हो, तब तक आप उसमें बटन, लेबल, टेक्स्ट फील्ड, चेकबॉक्स नहीं दिखाते हो। उसी तरह से यहाँ पे भी जब तक आप अपना एक लेआउट नहीं क्रिएट कर लोगे, तब तक चीज़ों को यहाँ पे शो नहीं करा सकते। लेकिन वो प्रोग्रामेटिक अप्रोच हम आगे पढ़ेंगे, हम डिक्लेरेटिव अप्रोच पे पढ़ते हैं। सेट कंटेंट व्यू मेथड क्या करता है? कहता है कि भैया आप जो भी कुछ व्यू कराना चाहते हो वो एक्सएमएल से यहाँ पे शो करा लीजिए। मैंने आपको एक बहुत बड़ी बात बताई थी, जो एक्सएमएल होता है वो एक काइंड ऑफ
सर इंपोर्ट से जा सकते थे। सर एक बार सिंक करना पड़ेगा शायद। खोजने की कोशिश नहीं करी आज तक, हो जाए तो था किसी ने। यहीं पे होता है भाई, किसी ने सर्च किया भाई, बता दो अगर सर्च किए तो हमारा आगे में बढ़ूँ। आप लोग क्या सर्च करोगे, चलो मैं ही सर्च करता हूँ। ठीक है, तो लोकेशन ऑफ r.java इन एंड्रॉयड स्टूडियो, लोकेशन ऑफ r.java इन एंड्रॉयड स्टूडियो। ठीक है, तो कहीं पे भी मिल जाएगा भाई, आप लोग खोजोगे तो भगवान में मिल जाएगा, पढ़ने की कोशिश करोगे तो। जरा r.java how get एंड्रॉयड स्टूडियो, नहीं इसमें कहीं पे फाइल में है नहीं, बट मिल जाएगा, कोई बात नहीं। वेयर इज़ द r.java एंड्रॉयड स्टूडियो। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है एक क्लासेस डॉट डेस्क, सबसे पहले प्रोजेक्ट नेम में जाइए, योर मॉड्यूल नेम में जाइए, और आउटपुट जेएसएन के अंदर एपी के, ये भरमा रहा है इधर उधर, ये सही बता रहा है, देखो यहाँ पे होता है, सही बात है। तो बिल्ड के अंदर, जनरेटेड के अंदर, ऐप के अंदर, ये भी लोकेशन इन्होंने चेंज कर दिया था अभी। तो ये बिल्ड के अंदर जाना पड़ेगा, जनरेटेड के अंदर जाना पड़ेगा, और क्या था भाई, बिल्ड के अंदर, जनरेटेड के अंदर, नेम स्पेस के अंदर, डिबग, बहुत लंबा लोकेशन है। डिबग यहाँ पे है, आउट है, आउट में नहीं है, रेस के अंदर जाइए, रेस वैल्यूज़ के अंदर जाइए, डिबग वहाँ पे भी नहीं है, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट में तो इतने सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं भाई। ये अब बदल भी तो दिया है, आउटपुट एपीके लॉग टेम्प। सर एपीके में जाना, एक बार एपीके में देखना, 1 मिनट, शायद हम ही जाए, डिबग करो, इसमें शायद, इसमें भी नहीं है। ये यहीं पे होता है भाई, कहीं कहीं होता है ये सर एपीके। यहाँ पर एपीके को जब मैं रिसोर्स एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ ना, रिसोर्स तो एक देखो यस। क्लासेस डॉट डेस्क फाइल बनती है। चलो ये अच्छा हुआ, ये फाइल ओपन मतलब मिल गई, तो पहले मैं इसी के बारे में बता देता हूँ। अगर आपको पता हो तो मैंने आपको बताया था कि जावा एप्लीकेशन जब बनती है तो उसका बाइट कोड बनता है। तो जावा का तो क्लास का बाइट कोड बन जाएगा, लेकिन जो एक्सएमएल होगी उसका क्या होगा। तो होता क्या है कि जो हमारी जावा का बाइट कोड और प्लस एक्सएमएल, इन सारी चीज़ों को मिला के कहीं न कहीं एक फ़ाइल बनती है जिसको बोलते हैं डेक्स फाइल, डेल्विक एग्जीक्यूटेबल फाइल, क्लासेस डॉट डेक्स फाइल। और उस डेल्विक एग्जीक्यूटेबल फाइल से फिर बनती है डॉट एपीके फाइल। तो एपीके को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर से ये चीज़ आ रहा है ना। तो ये तो प्रोजेक्ट का वो पूरा कहानी किस्सा है। ठीक है, ये मैं हरदम भूल जाता हूँ, बार बार भूल जाता हूँ, बिल्ड कॉन्फ़िग। ये दिखाना भी बंद कर दिया है, कुछ इसके लिए सेटिंग करनी पड़ती होगी, या पहले तो ऐसे डायरेक्टली दिख जाता था। चलो मैं इसमें टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँगा, वो हम दोबारा देख लेंगे, कोई बात नहीं है। आप लोग खोजिएगा, हम भी खोज लेंगे, हमें तो टाइम रहता नहीं है। ये ऐसे करके एक फ़ाइल होती है, इसमें r.java फाइल होती है। ठीक है, तो r.java फाइल होती है, जो उसको जब ओपन करके आप देखोगे, देखो इसमें ऐप के अंदर, डिबग के अंदर, फिर एंड्रॉयड के अंदर ऐप,
और जब आप सर्च करोगे तो ये बताएगा कि आर डॉट जावा अब नई नई वर्जन से डिप्रिकेट भी हो, मतलब वो अब दिखाते नहीं है ये। अब देख रहे हो ये एंड्रॉयड स्टूडियो जो है 4.1, तो आर डॉट रार फाइल होती है, उस रार के अंदर पता नहीं क्या क्या बिल्ड के अंदर ही तो है, लेकिन ये कंपाइल्ड एंड रन नॉट नेम स्पेस क्लास डॉट जार नहीं क्या क्या नाम लिखा है। सर एक लिंक शेयर किया मैंने। अरे लिंक न शेयर करवाइए आप, मुझे ये बताइए इसमें कहाँ पे है, ये बता दीजिए, देख के मुझे बताइए, यहाँ से कहीं बता सर दीजिए वो मिल नहीं रहा है सर, वो काफी सर्च किया मैंने तो लिंक लेकिन शेयर करने का बता रहे। सर अभी खोले थे आर नाम से दिख रहा था। तो मिल गई किसी को? लेकिन सर लिंक में वो पूरी है। चलो वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मतलब आप लोग जब एक छोटा सा ये भी काम कर लीजिएगा, खोजिएगा मिल जाएगा, ठीक है। तो जो आर डॉट जावा फाइल है ना, उसकी कहानी क्या होती है। आर डॉट जावा ऐसे होती है, आर डॉट जावा फाइल ऐसे आप ऐसे लिख दीजिए आर डॉट जावा, ठीक है, एंड्रॉयड स्टूडियो। तो उस फाइल का जो एक वेयर इज द, ये तो वही वाला आ गया, ठीक है। हेलो हाँ जी हाँ जी बताइए। सर, ये तो सर है सर, आर डॉट जार तो सर है ही। आर डॉट जार मिल गया, यस सर। तो उसके अंदर आर डॉट जावा देख लो, आ रहा है नज़र कहीं? सर आपके स्क्रीन पे भी तो आया था सर थोड़ा देर पहले। आर डॉट जार तो जार में नहीं है ना, आर डॉट जावा चाहिए हमें। सर आर आर नाम से सर एक फोल्डर बना हुआ देखा था मैं थोड़ा देर पहले। अच्छा तो फिर उस टाइम पे शांत थे क्या, ये इंतजार कर रहे थे कि नहीं सर, मतलब अचानक ही हटा दिए सर, ध्यान से देखा भी नहीं मैं, लेकिन ये दिखा था सर। ठीक है। तो वो आर किस लिए होती है, क्या करती है वो? क्या सर? अरे मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ आर क्लास की क्या करती है, किस तरह से होती है, वो तो आप देख ही लेना। देखो आर क्लास इस तरह से होती है, ये नोटपैड में ओपन कर रहा हूँ, ये देखिए ऐसे एक क्लास होती है जिसका नाम आर होता है, समझ रहे हो। और इसी क्लास में जितने भी रिसोर्सेज होते हैं हमारे पास, जो भी रिसोर्सेज यहाँ पे आप देख रहे हो, इन सारे रिसोर्सेज के लिए, ये सारे रिसोर्सेज जो भी आपको नज़र आ रहे हैं ना, इन सारे रिसोर्सेज के लिए इसके अंदर फर्दर क्लासेस होती हैं। जैसे एक क्लास होता है जिसका नाम होता है लेआउट, और वो भी स्टैटिक क्लास, स्टैटिक क्लास जिसका नाम होता है लेआउट। ये कंसेप्ट आना आपको ज़रूरी है, ये समझना ज़रूरी है, ठीक है। और इस लेआउट क्लास में एक कांस्टेंट होता है पब्लिक स्टैटिक फाइनल इंट, ठीक है। और आप जैसे जैसे सपोज करो आप यहाँ यूज करते हो ना, देखो यहाँ पे लिखते हो आर, तो आर एक क्लास का नाम है, और उसके अंदर एक नेक्स्टेड क्लास है जिसका नाम है लेआउट। तो देखो लिखा है पब्लिक स्टैटिक फाइनल क्लास लेआउट, और लेआउट क्लास में ये क्या पड़ा हुआ है, देखो ये है कांस्टेंट, एक कांस्टेंट पड़ा हुआ है, ये कांस्टेंट है, ये समझ रहे हो। ऐसे ओपन कर रहे हैं तो हमें लेआउट ओपन हो जा रहा है, बट अगर ऐसे लेके जाओगे तो कांस्टेंट की वैल्यू दिखा रहे, देखो क्या, पब्लिक स्टैटिक फाइनल इंट एक्टिविटी अंडरस्कोर नेक्स्ट। तो एक्टिविटी अंडरस्कोर नेक्स्ट, एक्टिविटी अंडरस्कोर नेक्स्ट क्या हो गया, ये हो गई उसकी वेरिएबल का नाम। और इस वेरिएबल में एक हेक्सा कोड वैल्यू असाइन कर दी गई है ना, 0 1 2 3 4 5, इसे कुछ तरह से ऐसे। तो इसी तरह से जैसे आर क्लास में लेआउट क्लास होती है, और लेआउट की सारी चीज़ें, मतलब लेआउट क्लास में जो कुछ भी होगा, इस लेआउट में जो कुछ भी होगा है ना, वो इसी लेआउट क्लास से डिनोट होगा। इसी लेआउट क्लास में ही आपके जितने भी कंपोनेंट्स होंगे, समझ रहे हो, चाहे बटन हुआ, लेबल हुआ, टेक्स्ट फील्ड हुआ, चेकबॉक्स हुआ, जो कुछ भी है, उसे लेआउट के माध्यम से ही मतलब फर्दर कॉल हो रहा होगा। लेआउट के अंदर की चीज़ें स्पेशली, नॉट। अब ऐसे आर क्लास के अंदर फिर एक आईडी नाम की भी क्लास है जिसमें सारे आईडी जाते हैं, समझ रहे हो, और वो भी स्टैटिक क्लास, स्टैटिक फाइनल क्लास, तो इसमें सारी आईडी जाती हैं। ऐसे हर एक काम के लिए क्लास है, वही चीज़ मैं आपको दिखा रहा था, वहाँ पे आपको देखने में पता चल जाएगा। तो होता क्या है कि ये चीज़ हम मैपिंग हमें खुद नहीं करना पड़ता। ये क्या होता है, अच्छा आपने एक देखा होगा, आपने यूज करा होगा फाइंड व्यू बाई आईडी। तो फाइंड व्यू बाई आईडी में क्या लिखते हो, आर डॉट आई डी डॉट ऐसे करके लिखते हो ना, लिखते हो नहीं लिखते हो,
भाई किसी कंपोनेंट की आईडी कैसे पता चलती है कि ये आईडी है? तो आर के पास आईडी से जाते हो, आईडी से उसकी आईडी निकाल के लेके आते हो। तो कहने का मतलब है मेरा कि एक क्लास है ले आर, और आर के अंदर इस तरह से चीजें मैप्ड हैं। बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? फिर मैं और समझाऊं। आ रहा है समझ में? यस सर। ठीक है। तो जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं, सारे रिसोर्सेज की एंट्री आर के पास हो जाती है, पहुंच गई है। अब जब भी हमें उस रिसोर्सेज को कॉल करना है तो हम किसके पास जाएंगे? आर के पास। इसलिए हम आर के पास गए। और ये बात हमेशा याद रखिएगा, आपको किसी जावा क्लास के थ्रू अगर कभी भी अभी एक्सएमएल की किसी भी चीज को कॉल करना है तो आप आर के पास जाओगे। ठीक है, तो इसलिए आर के पास लेआउट के गए, और लेआउट के अंदर ये एक स्टैटिक कांस्टेंट पड़ा हुआ था। इस एक्सएमएल को एक कांस्टेंट से डिनोट करा दिया गया, और यहाँ पे जो भी डिजाइनिंग है वो सारी डिजाइनिंग यहाँ पे आप स्प्लिट करके कोड और डिजाइन दोनों मोड देख लो। अब यहाँ पे अगर कोई बटन है तो, या लेबल है, या टेक्स्ट फील्ड है, या चेकबॉक्स है, हर एक चीज की एंट्री, इस बटन की एंट्री भी उस पर्टिकुलर क्लास में होगी, आर क्लास में। तो जब भी आपको उस पर्टिकुलर क्लास के किसी लेआउट से कुछ चीजें कॉल करनी है, किसी बटन से रिलेटेड कुछ कॉल करनी है, तो हमेशा आर के पास जाएंगे। ठीक है, तो ये बात सिंपल से याद रखना, सारे एक्सएमएल की चीजें आर में स्टोर हो जाती हैं। एक्सएमएल में टैग होता है, आर में इसकी आईडी होती है, इनकी क्लासेस होते हैं, इनकी कुछ ना कुछ आइडेंटिटी, उनके स्टैटिक कांस्टेंट होते हैं, सब पड़े रहते हैं। तो एज ए जावा डेवलपर हमें हमेशा आर से चीजें, मतलब जब भी कभी अगर जावा से जावा में कुछ चीजें कॉल करनी पड़े, सॉरी जावा से एक्सएमएल पे जाना पड़े, तो हम अपने जावा में आर को कॉल करेंगे और पूरा खानदान आ जाएगा। आप एक काम करो, आप बस आर लिख के एंटर मारो। कभी देखो, आप आर लिख के एंटर मारोगे तो ये देखो पूरा खानदान आ रहा है। आर के अंदर एनिम नाम की क्लास है, एनिमेटर नाम की क्लास है, एटीटीआर नाम की क्लास है, बुल नाम की क्लास है, कलर नाम की क्लास है, डिम नाम की क्लास है, ड्राइबल नाम की क्लास है, आईडी नाम की क्लास है, इंटीजर नाम, ये आर में ये सब क्लासेस हैं। एक्सएमएल की सारी चीजों के लिए क्लासेस हैं। कभी आपको कलर से चीज लाना है, कभी आपको डायमेंशन से लाना है, कभी ड्राइबल से लाना होगा, कभी कुछ से, कहीं से कुछ भी लाना है तो आर के पास जाएंगे। और जब आर के अंदर, जैसे सपोज करो आप ड्राइबल में गए, तो ड्राइबल में भी कई चीजें होंगी, उस पर डॉट लगाओगे तो उसकी सारी चीजें इस पे दिखने लगेंगी। ये सब किस चीज का खेल है? ये ऑब्जेक्ट और रेफरेंसिंग का खेल है भाई। कहीं न कहीं क्लास बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है, ऑब्जेक्ट से वो रेफरेंस आईडी हो रही है। अब एक क्लास के थ्रू एक किसी क्लास की स्टैटिक चीजों को क्लास के नेम से कॉल करा जा सकता है ना। तो ये एक क्लास है। अब आप सोचोगे, पहले लिखा है पेरेंट क्लास का नाम डॉट चाइल्ड क्लास का नाम, और फिर उसके बाद वेरिएबल का नाम, बस। और क्या है? आप इसको रट्टा मारते हो। इसको रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है ना। पहले पेरेंट क्लास का नाम डॉट चाइल्ड क्लास का नाम, है ना, ये चाइल्ड क्लास है उसकी, उसी क्लास की चाइल्ड क्लास है। ठीक है, फिर उसके बाद वेरिएबल का नाम, इस तरह से चल रहा है। तो आपको याद, अब आपको जब प्रोग्रामिंग करते टाइम पे आपको ध्यान रखना है बस, यार ये तो एक क्लास है। अगर आपको ये पता चल गया कि ये क्लास है, लोगों को पता ही नहीं है कि ये क्लास है, और लोगों को ये नहीं पता है कि ये उसकी नेक्स्ट क्लास है, फिर उसकी एक वेरिएबल है। तो जब आप ये सोचोगे, इस तरह से कोडिंग करोगे, क्लास ऑब्जेक्ट वेरिएबल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपर और क्या करता है, इसी चीज से ही खेलता है, ये क्लास ऑब्जेक्ट वेरिएबल रेफरेंस, और क्या। तो बस आपको चीजें रिलेट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्रोग्रामिंग करने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो बस यहाँ से ये चीजें जाती हैं, और उस लेआउट में जो कुछ भी चीज दिखता है, मतलब होता है, वो आपको नजर आ जाता है। तो मैं अभी क्या करता हूँ ना, मैं यहाँ से ये इंटेंट फिल्टर को हटा के नेक्स्ट एक्टिविटी की जगह पे मेन एक्टिविटी में लगा देता हूँ। ठीक है, मतलब पहले मेन एक्टिविटी में था भी, तो मेन एक्टिविटी, तो अब हमारा लॉन्चर एक्टिविटी बन गई मेन। और मेन का जो एक्सएमएल होगा वो उसके, यानी कि हर एक्टिविटी का अपना एक्सएमएल उसके साथ अटैच्ड है। तो ये बात याद रखना, अगर आपको किसी जावा से किसी भी रिसोर्स को कॉल करना है, चाहे एक्सएमएल है, चाहे वो लेआउट है, चाहे वो कलर है, चाहे कुछ भी है, किसके पास जाओगे? बताइए, किसके पास जाओगे? आर के पास। आर के पास। और अगर कभी एक्सएमएल से एक्सएमएल में कोई चीज कॉल करनी है, जैसे ये एक्सएमएल है, इस एक्सएमएल में किसी एक्सएमएल की जरूरत पड़ सकती है फर्दर, तो एक्सएमएल से एक्सएमएल में जाने के लिए @ जैसे जैसे ये लीनियर लेआउट है। ठीक है, लेआउट तो आप, ये तो पता ही चल गया कि ये स्क्रीन है, स्क्रीन में सबसे ऊपर लेआउट है, लेआउट में ओरिएंटेशन या तो वर्टिकल है या तो हॉरिजॉन्टल है। तो अब इस लेआउट में चाहिए था बैकग्राउंड, तो बैक लिखा गया एंड्रॉइड कॉलन बैकग्राउंड, और मैप से चीज निकालनी थी तो @ मैप लिख दिया गया। समझ रहे हो?
इसको हटा दीजिए, है ना। तो जनरल बात याद रखिएगा, अगर आपने लगाया @ तो @ का मतलब अब खानदान आ गया। अब क्या चाहिए? @ कलर चाहिए, मिप मैप चाहिए, ड्रॉयबल चाहिए, क्या चाहिए? जो चाहिए उठा लीजिए यहाँ से। समझ रहे हो आप? यस सर। दैट्स इट, ये कहानी है। तो इसको हमने कर दिया Ctrl+Z। अब मान लीजिए कि मुझे लेआउट के नीचे जस्ट बटन चाहिए, तो बस इसी के नीचे देखिए बटन बन गया, लेबल बन गया, टेक्स्ट फील्ड बन गया, चेक बॉक्स बन गया। इस तरह से चीजें बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो चला ना, हम थोड़ा सा और आगे की चीजें सोचते हैं और आगे का काम करते हैं। छोटे छोटे काम करेंगे तो छोटे छोटे काम से बड़ा काम होगा धीरे धीरे। हमें ना ये हमारी मेन एक्टिविटीज कॉल हो जाएगी, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि आप लोगों को 2 नंबर का सम का प्रोग्राम बनाइए और वो वाला तरीका मत यूज करिए जो हमने लास्ट सेशन में किया था। जावा के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, जावा में जैसे होता था। जावा में कैसे होता था? जावा में पहले बटन बनेगा, लेबल टेक्स्ट फील्ड बन जाएगा। भाई जावा में एक इवेंट बेस्ड एप्लीकेशन कैसे बनता था प्रीतम? जावा में इवेंट बेस्ड एप्लीकेशन जावा की कोडिंग से AWT स्विंग में कैसे बनता था एप्लीकेशन? सबसे पहले क्या होता था, आप UI रेडी करते हो। हमें अभी लीनियर लेआउट ही लेके चल रहे हैं मान लीजिए। सबसे पहले हम सोर्स रेडी करते हैं, फिर हम लिसनर रेडी करते हैं, और फिर सोर्स का लिसनर से रजिस्ट्रेशन करा देते हैं, बस इवेंट हो जाता है। तो एक तरीका तो वो था जो हम पहले कर रहे थे अभी इवेंट। क्या किसी बटन पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते थे जब इवेंट कराने के लिए? बताइएगा जरा, कौन सी प्रॉपर्टी? ऑन क्रिएट, ऑन क्लिक भाई। ऑन क्लिक में जो भी नाम यहाँ पे दे देते थे, इसी नाम से हमारा मेथड बन के आ जाता था। इस पे ऐसे क्लिक करते ही तो उस वो मेथड अपने आप कॉल हो जाता था। अब हम ऑन क्लिक मेथड से ना बना के हम लिसनर यूज कर सकते हैं। तो क्या मुझे जावा के बहुत सारे लोग हैं, सुमित, क्या मुझे तुम बता सकते हो कि AWT में अगर मुझे इवेंट करना हो तो कैसे कर सकते हैं? हम इवेंट बेस्ड एप्लीकेशन AWT में कैसे बना सकते हैं? एक इवेंट बेस्ड एप्लीकेशन AWT में बनाना है, क्या बना सकते हो? बोलो, कौन करेगा? कुलदीप बता सकते हो कि इवेंट बेस्ड एप्लीकेशन कैसे बनती थी जावा में AWT में? यस सर बिल्कुल। क्या क्या करना पड़ता था बताओ? सर पहले सर UI करते हैं रेडी, फिर उसके बाद एक बटन बनाते हैं। बटन के बाद फिर उस बटन का एक वो बनाते हैं मेथड। फिर उस मेथड का बटन से कराते हैं रजिस्ट्रेशन। सर हो गया सर? नहीं, ये स्टेप नहीं है, आप सिस्टमेटिक तरीके से नहीं बता रहे हो। सबसे पहले हम UI रेडी करते हैं, फिर ये डिसाइड करते हैं कि इवेंट कौन सा होगा। जो इवेंट होगा उस इवेंट के लिए इवेंट क्लासेस होती हैं। जैसे बटन पे क्लिक करने के लिए एक्शन इवेंट होता था वहाँ, और एंड्रॉयड में ऑन क्लिक इवेंट होता है। नाम बदल गया, बस काम एक ही है ना। और उस पर्टिकुलर इवेंट के करस्पॉन्डिंग हमारे पास लिसनर इंटरफेस होता है। लिसनर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके हम एक क्लास बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं लिसनर क्लास। लिसनर क्लास के मेथड को हम कॉल बैक मेथड को ओवरराइड करते हैं। कॉल बैक मेथड ओवरराइड करते हैं, उसमें अपना बिजनेस लॉजिक लिखते हैं और सोर्स का लिसनर से रजिस्ट्रेशन करा देते हैं, इवेंट हो जाता है। मैंने भी थोड़ा जल्दी में बताया, लेकिन इतना स्टेप है ये। तो कुछ भी नहीं करना है, बस आपको वही UI रहने देना है। या अगर आपके पास UI है तो ठीक है, नहीं है तो बना लीजिए। और उसके बाद ऑन क्लिक वाला यूज नहीं करना है ना। और लिसनर इंटरफेस को भी हम 3 तरह से बना सकते हैं। सेम क्लास लिसनर, अदर क्लास लिसनर, एनोनिमस लिसनर, कई तरह से लिसनर होता है ना। तो अभी हम सेम क्लास लिसनर करेंगे, हम बाकी अदर क्लास भी लिसनर करके देखेंगे। तो कौन करेगा? प्रीतम करोगे? प्रीतम ने किया हुआ लिसनर के थ्रू है, करके दिखाओगे? मैं करके दिखाऊं? तुम करके दिखाओगे? कुलदीप करके दिखाएंगे? कौन करके दिखा? फटाफट बताइए, 1 मिनट में बताइए। सुनील लिसनर क्लास से इंप्लीमेंट करके किया है कभी काम? इवेंट 2 नंबर का सम का प्रोग्राम बन जाएगा। फटाफट बताओ यार। मुकेश, सुनील, प्रीतम आवाज आ रही है? मेरी आवाज ही नहीं आ रही है क्या आप लोगों के पास? बोल ही नहीं रहे हो सर आ रही आवाज तो। आ रही है सर।
सबको तो जैसे साहब प्रीतम क्यों नहीं बोल रहा है ये? आ रहे हैं सर। तो दीपक तुमने तो बनाया होगा इवेंट करके, इवेंट एप्लीकेशन बनाई है जावा में, इवेंट बेस्ड एप्लीकेशन। अल्तमस तुम भी हो या नहीं हो? नहीं सर, इसका नहीं किए सर, इतना आगे का नहीं पड़े सर। अच्छा सुनील, आपने किया हुआ है कभी? सर कौन सा बोल रहे हैं? लिसनर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके इवेंट करना, इवेंट बेस्ड एप्लीकेशन बनाना। प्रीतम किए हो? कौन बताएगा, फटाफट बताइए, या मैं बताऊं? डैडी का तबीयत खराब हो गया सर, इसीलिए मैं थोड़ा नीचे चला गया हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, देख लो यार। सुमित, सुनील करोगे? सुनील समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ या नहीं समझ में आ रहा है? सर आप क्या, हेलो? मैं ये कह रहा हूँ 2 नंबर का सम का प्रोग्राम बनाया आपने, राइट? हाँ सर। तो उसको आपने जो इवेंट चलाया वो कैसे चलाया? वो मैनिफेस्ट में ऑन क्लिक से चला है। मैनिफेस्ट में नहीं, लेआउट में ऑन क्लिक। ओह सॉरी, हाँ लेआउट्स में सर। और भी कोई तरीका होता है? हाँ सर, डायरेक्ट लिसनर इंप्लीमेंट करके ऑन क्लिक मेथड ओवरराइड करके कर सकते हैं। वही मैं वही जानना चाहता हूँ, वो करके दिखा सकते हो आप? हाँ सर। शेयर करिए स्क्रीन, वही कह रहा हूँ। हाँ सर, एक मिनट। क्या हुआ, लॉगिन कर रहे हो क्या? लॉगिन कर रहे हो क्या? बहुत आसान है भाई। प्रोग्राम देख रहा हूँ। नहीं, देखना क्या है प्रोग्राम, नहीं क्या? ले रहा हूँ प्रोग्राम, यहाँ पे है नहीं मेरे पास वो। तो आप स्क्रीन तो शेयर कर दो, स्क्रीन दिख नहीं रही है मुझे। एक मिनट। और क्या क्या कर रहे हो वो भी बता देना। भाई स्क्रीन शेयर किए हो भाई? हाँ एक मिनट। दिख रही है स्क्रीन? हाँ दिख रहा है। अभी हमको करना है इसमें लिसनर के थ्रू, राइट? तो अभी क्या कर सकते हैं इसमें? बटन का है ना, हम ये ओवरराइड कर सकते हैं। लिसनर रहता है, इस पास कर सकते हैं। मैं बताता हूँ। इम्प्लीमेंट करो ऑन। ठीक है।
ये हमारा मेथड है। हम लोग अभी पहले क्या कर रहे थे, ये ऑन क्लिक मेथड कॉल कर रहे थे मैंने इसमें से डायरेक्ट लेआउट में से, राइट। ये ऑन क्लिक प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ कर रहे थे। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, ये ऑन क्लिक प्रॉपर्टी हम इसको अभी के लिए कमेंट कर देंगे, निकाल देंगे। अभी हमको क्या करना है, लिसनर के थ्रू इम्प्लीमेंट करना है। ओके, तो लिसनर के थ्रू इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें पहली बात तो ये है कि उसको सेट ऑन क्लिक लिसनर जो मेथड है उसको हमको ये क्लास का ऑब्जेक्ट देना पड़ता है, जो करंट क्लास का ऑब्जेक्ट रहता है ना, जो मेन एक्टिविटी है ये दिस देंगे, मतलब वो मेन एक्टिविटी को रेफर करेगा। तो उसमें हमको ये एक चीज़ रहती है इम्प्लीमेंट व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर। तो ये क्या रहता है, एक क्लास रहता है, ये इंटरफेस रहता है बेसिकली। उसमें से मतलब उसका एक मेथड है जिसका नाम है ऑन क्लिक, ये हमको ओवरराइड करना पड़ता है। ये व्यू क्लास का एक ये है नेस्टेड क्लास है, इंटरफेस है ये बेसिकली ऑन क्लिक लिसनर। तो उसका इंटरफेस का मेथड तो हमको ओवरराइड करना ही पड़ता है, राइट। तो उसका एक मेथड है ऑन क्लिक। तो अभी हमने ये व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया, तो हमको ये मेथड ओवरराइड करना कंपलसरी करना ही पड़ता है। ओके, तो अभी हमने क्या किया, हमको एक ये चीज़ करनी पड़ती है कि रजिस्टर करना पड़ता है हमको, बटन जो भी क्लिक इवेंट रहता है ना उसको रजिस्टर करना पड़ता है पहले। तो पहले ये हमने इम्प्लीमेंट कर दी ऑन क्लिक लिसनर की क्लास, उसका मेथड ओवरराइड कर दिया ऑन क्लिक, ठीक है। और उसके बाद हमको ये रजिस्टर करना पड़ता है, तो हमको पहले बटन पे रजिस्टर करना है, राइट। तो हम लिखेंगे बटन, तो उसका एक मेथड रहता है सेट ऑन क्लिक लिसनर दिस। मतलब ये क्या करेगा कि जो ये एक्टिविटी के अंदर, ये जो लेआउट के अंदर जो बटन है, ये लेआउट के अंदर जो बटन है उसको ये रजिस्टर कर देगा ये करंट क्लास से। तो इससे क्या होगा, जैसे हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ये मेथड लिखना ज़रूरी रहता है, अगर ये नहीं लिखोगे तो वो चलेगा नहीं, ठीक है। इसको अगर हम कमेंट कर देंगे तो ये ऑन क्लिक मेथड कॉल नहीं होगा। तो ये मेथड हमको लिखना पड़ता है। इससे क्या होता है, रजिस्टर होता है हमारा इवेंट, वो ऑन क्लिक का इवेंट रजिस्टर होता है, ये मेथड कॉल हो जाता है। बेसिकली आपको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म पता रहेगा तो मतलब इससे क्या होता है कि हमने इसको रजिस्टर कर दिया, ठीक है। तो ये मतलब रन टाइम पे ये ऑन क्लिक मेथड कॉल कर देगा बटन का। तो जो हमने ये मेथड के अंदर डाला हुआ था ना कोड, तो हम अभी इसको कट करके इसके अंदर डाल देंगे, बस हो गया। इसको हम निकाल सकते हैं अभी। तो ये हो गया हमारा इंटरफेस के थ्रू हमने कर दिया, ठीक है। AWT में हम लोग बेसिकली जावा में, अगर AWT आपने पढ़ा होगा ना तो उसमें हम ऐसे करते थे। उसमें हम थोड़ा उसका अलग था, उसमें अलग क्लासेस थे। ये एंड्रॉयड है, उसमें ऐड एक्शन लिसनर करके यहाँ पे ये रजिस्टर करना पड़ता था दिस। तो उसमें अभी मेथड अलग है, एंड्रॉयड है। तो इसमें हमको बटन का एक मेथड है, बहुत सारे मेथड है इसमें जिसमें आप देख सकते हो। इसमें आप सेट ऑन क्लिक लिसनर ही हम यूज़ करके, क्योंकि अभी हमको ऑन क्लिक करना है, राइट। उसके ऑन क्लिक पे हमको एडिशन करना है। तो आप जैसे ही यहाँ पे कंट्रोल स्पेस करोगे ना, बहुत सारे मेथड है यहाँ पे। जैसे बैकग्राउंड भी सेट कर सकते हो आप, बैकग्राउंड रिसोर्स मतलब आप बटन को इमेज दे सकते हो, ठीक है। तो ये सारे इसके मेथड्स है, आप कंट्रोल स्पेस से दे सकते हो। तो ये बेसिकली हो गया हमारा लिसनर के थ्रू। कुछ डाउट है क्या किसी का? भाई रजिस्टर करते समय दिस लिखना जरूरी है, दिस का क्या मतलब है वहाँ पे? हाँ, ये दिस करने का जरूरी है, क्योंकि इससे क्या होता है, अपना करंट क्लास का ऑब्जेक्ट मिलता है उसको। तो वो उसको पता चलता है कि ये वाले क्लास में उसको हम मतलब ये वाले दिस नहीं बना हो तो भाई वो मेन डॉट एक्टिविटी उसका ऑब्जेक्ट पास कर देना, क्योंकि भाई हाँ, उसी पे हमें चलाना है ना। जो हाँ, क्लास तो इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है ना, तो रजिस्टर करते टाइम जो सेट करते हैं उस टाइम उसको ऑब्जेक्ट को पास करना होता है, बस यही मतलब है। हाँ, ये दिस या तो या आप ये लिखो मेन एक्टिविटी डॉट दिस, या तो सिर्फ दिस लिखो तो भी चलेगा। तो बेसिकली ये क्लास हमको लगता है तो ये क्लास से मतलब इसके ऑन क्लिक मेथड कॉल होता है, तो इसके लिए ये क्लास का ऑब्जेक्ट लगता है इसमें। ये सेट ऑन क्लिक लिसनर का अगर आप देखोगे ना, तो ये एक लिसनर टाइप का ये एक्सेप्ट करता है, जो कि हमने अभी यहाँ पे किया हुआ है।
इंटरफेस, तो उसका रेफरेंस लगता है। तो ये हमको इंटरफेस का हमने बेसिकली यहाँ पे रेफरेंस पास किया हुआ है। तो जैसे ही ये रन टाइम पे हम क्लिक करेंगे तो ये वाला मेथड, सुनील मैं बता देता हूँ। देखिए होता क्या है कि जावा में सिंपल सा मतलब है, एक इवेंट हैंडलिंग इवेंट बेस्ड एप्लीकेशन बनाने के लिए इवेंट डेलीगेट मॉडल होता है। इवेंट डेलीगेट मॉडल ये कहता है कि अगर कोई भी इवेंट होना है ना, तो उस इवेंट के होने के लिए 3 चीज का होना जरूरी है। एक सोर्स का होना जरूरी है, एक लिसनर का होना जरूरी है, और सोर्स का लिसनर से रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। एक सेकंड, तो सोर्स होना जरूरी है, लिसनर होना जरूरी है, सोर्स का लिसनर से रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। तो हमारे पास बटन जो है वो एक सोर्स है। बटन तो हमारा रेडी है ना, जो भी हमारे बटन हैं वो हमारे रेडी हैं, जिस बटन पे हमें इवेंट करना है। लिसनर हमारा हो गया क्या, लिसनर बेसिकली इंटरफेस होता है। जितने भी टाइप के इवेंट होते हैं, जैसे सपोज करो बटन पे ऑन क्लिक, मतलब बटन के क्लिक इवेंट कर रहे हो ना, बटन पे अगर पुश प्रेस कर रहे हो तो क्लिक इवेंट कहलाता है। तो बटन पे जो इवेंट होता है उसे ऑन क्लिक इवेंट बोला जाता है। वैसे इवेंट तो बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, माउस इवेंट, एक्शन इवेंट, की इवेंट, फोकस इवेंट। फिलहाल एंड्रॉयड एप्लीकेशन में ये सब तो होता नहीं होगा। बटन पे क्लिक होता होगा, आइटम पे क्लिक होता होगा, रेडियो बटन क्लिक होता होगा, रेडियो बटन सेलेक्ट होता होगा। तो उन सारे मतलब इवेंट के करस्पॉन्डिंग हमारे पास इवेंट क्लासेस हैं, राइट। और उस हर इवेंट क्लासेस के लिए हमारे पास लिसनर इंटरफेसेस है। तो जैसे एक बटन पे क्लिक करने के लिए ऑन क्लिक इवेंट नाम की क्लास होती है, और उसका लिसनर इंटरफेस होता है ऑन क्लिक लिसनर। उसको हमने इंप्लीमेंट कर रहा है बस। और उसका कॉल बैक मेथड होता है जिसका नाम होता है ऑन क्लिक। लेकिन ऑन क्लिक लिसनर का जो ऑन क्लिक मेथड है, इट इज जस्ट लाइक एक्शन लिसनर और उसका एक्शन परफॉर्म मेथड, जैसे जावा में होता था, बस उसी तरह से सेम डिट्टो। और वहां पे भी एक ऐड एक्शन लिसनर करके मेथड होता था, जहां पे हम रजिस्ट्रेशन कराते थे। यहाँ पे लाइन नंबर 28 में कराया हुआ है हमने सोर्स का लिसनर से रजिस्ट्रेशन। तो सोर्स हो गई हमारा बटन, और लिसनर का यहाँ ऑब्जेक्ट चाहिए। तो लिसनर हमारी सेम क्लास है, सेम क्लास का ऑब्जेक्ट दिस में होता है, इसलिए दिस पास कर दिया। अदर होता तो अदर क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना के पास करते, है ना। तो ये इसका फंडा है फिलहाल। और किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं। तो सारी चीज वही है, एप्लीकेशन वही है, बस इस बार इवेंट करने के लिए हमने ये तरीका अपनाया है कि सोर्स बनाया, लिसनर बनाया, सोर्स का लिसनर से रजिस्ट्रेशन करा दिया है। अब होगा ये कि जैसे मान लीजिए किसी भी बटन पे आप क्लिक करोगे, तो बटन पे क्लिक करोगे तो बटन ये देखेगा मेरा रजिस्ट्रेशन किसके साथ हुआ है। लाइन नंबर 28 सबसे पहले चलता है बटन पे क्लिक करने से। हाँ यही चलता है लाइन साइड। ये देखता है कि ये तो कर सेम क्लास से रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिसका मतलब कॉल बैक मेथड सेम क्लास में होगा। तो ये अपने आप ऑन क्लिक मेथड चलता है। और जिस व्यू पे, जिस बटन पे आप क्लिक करते हो, सपोज करो आपने 10 बटन बना दिया और 10 बटन पे यही क्लिक कर रहे हो, तो पहले से 10 बटन का आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ऐसे बटन डॉट सेट एक्शन सेट एक्शन ऐसे करके लिखना पड़ेगा, उसमें दिस पास करना होगा। तो अभी तो एक ही बटन है, तो इसी बटन पे जैसे ही क्लिक होगा, वो व्यू रन टाइम पे, मतलब यहाँ पे उसका उस पर्टिकुलर व्यू, जिस जिस व्यू पे आप क्लिक करोगे, वो व्यू का ऑब्जेक्ट ऑन क्लिक मेथड के वी वेरिएबल में आ जाएगा, है ना। भाई जैसे मान लो 10 बटन है, अब 10 बटन पे क्लिक करोगे तो यही मेथड चलेगा। तो इसी वी के थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो व्यू कौन सा है। अगर 10 बटन है तो 10 में से कौन सा बटन है। तो वी डॉट गेट आईडी करके, या वी डॉट इक्वल इक्वल टू, अगर बटन की आईडी ये हो तो ये एक्शन हो जाए, अदरवाइज ये हो जाए, ऐसा कर सकते हो बस। बाकी तो वही सेम कहानी है। स्विच केस के अंदर डाल सकते हो, है ना। स्विच के अंदर वी डॉट गेट आईडी डाल दो और उसके अलग अलग केसेस बना दो। अगर केस ऐड हो तो एडिशन हो जाए, सब्ट्रैक्ट है तो कुछ और हो जाए, सब्ट्रैक्शन हो जाए नहीं तो डिवीजन हो जाए, ऐसे कर सकते हो। बाकी आप बताइए, जो मुझे समझाना था समझा दिया। इसको इसके लिए जावा आना चाहिए, और जावा जिसको आता है वो समझ रहा होगा कि क्या होता है। मतलब लिसनर स्पेशली इवेंट इवेंट आना चाहिए, और क्या। बाकी कोई क्वेश्चन है तो बताइए आगे। सर ये चीज सर एडवांस ये है ना सर? सर पूछने दो फिर मैं पूछता हूँ। सर और कोई था सर, मैं ये बोल रहा था, पढ़ रहा
हाँ हाँ सर, मैं पूछ रहा हूँ। हाँ सर, हाँ सर, मैं ये बोल सर मैं ये बोल रहा था कि मैंने एडवांस जावा मैंने पढ़ा नहीं सर, तो मेरे को शॉर्ट में थोड़ा बताइए ना सर। रजिस्ट्रेशन मतलब कैसा रहता है मतलब? नहीं सर। ओके।